नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार सीजीवाल में हूं मनीष जायसवाल। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में, जिसमें आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का सबसे चर्चित सवाल, जो पान की दुकान से लेकर गली नुक्कड़, दफ्तर, सोशल मीडिया सब जगह तैर रहा है कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सबके अपने विचार या अपनी चर्चाएं हैं, हर कोई माइक पर कह नहीं सकता। इनकी बात को जरा छानते हुए हमने इससे पहले बताया था कि कांग्रेस यदि बहुमत में आती है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब बारी है भाजपा अगर बहुमत पाती है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इसी को लेकर शुरू करते हैं आज का शो। छत्तीसगढ़ के इस 2023 विधानसभा चुनाव में अच्छे राजनीतिक पंडित जो चुनावी सर्वे के नतीजे बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में इस बार भूपेश बघेल सरकार की वापसी हो रही है, लेकिन आचार संहिता लगते लगते राजनीतिक पंडितों के भी सुर बदलने लगे। एग्जिट पोल के दावे कुछ और कह रहे हैं, इधर भाजपा के दावे भी है कि प्रदेश में उनकी सरकार बनने जा रही है। सरकार यदि भाजपा की बनती है या तो 90 विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। यदि भाजपा की सरकार बनी तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर कांग्रेस से अधिक भाजपा में हिसाब किताब लगने शुरू हो गए हैं कि पार्टी अब किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। भाजपा की सरकार यदि बनती है तो अगले मुख्यमंत्री की कार्यशैली, भौगोलिक स्थिति के साथ साथ उसकी जाति भी अहम होगी। चर्चाओं में जो सबसे अधिक चर्चित नाम है वह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का है। 2003 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं उतारा था। ठीक ऐसे ही 20 साल बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में वही स्थिति बन रही है। 2003 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह थे और प्रदेश में बहुमत पाने के बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री बनाया गया। श्री रमन सिंह पार्टी अध्यक्ष रहते हुए मुख्यमंत्री बने थे। बात 15 साल पुरानी है। अगर यही परिपाटी चलती रही, यदि भाजपा को बहुमत मिला तो भाजपा के सांसद और लोरमी से विधानसभा चुनाव लड़ रहे अरुण साव यदि जीत जाते हैं तो छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। साव बिलासपुर संभाग से आते हैं और संभाग की 25 विधानसभा सीटों के लिहाज से यह संभाग की यह सीट, यह व्यक्तित्व महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की पहचान बीजेपी के सॉफ्ट और सौम्य चेहरे के रूप में रही है। वे लंबे समय तक अधिवक्ता के रूप में काम भी कर चुके हैं। जनसंघ के ज़माने से सक्रिय रहे साव परिवार से आने वाले अरुण साव बीजेपी के उस स्कूल से तराश कर निकले हैं जहां देश के कई दिग्गज तैयार हुए हैं। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए अपनी एक अलग भी पहचान बनाई थी। उसके बाद श्री साव भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से भी जुड़े रहे, लंबे समय तक जुड़े रहे। 2019 में लोकसभा चुनाव में बिलासपुर लोकसभा सीट से वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाए गए और जीत भी हासिल की। उनकी मौलिक सोच के साथ साथ सार्वजनिक मंचों पर खास अंदाज में बात रखने वाले अरुण साव ने पार्टी के नेतृत्व के सामने एक अलग ही पहचान बनाई है। इनका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा में रेलवे अनुदान मांगों की चर्चा के दौरान उन्हें पार्टी की ओर से बोलने का मौका दिया गया। उसके साथ ही दूसरे मौके पर भी उन्होंने लोकसभा के सदन में अपनी एक विशिष्ट शैली की छाप छोड़ी है। जाति समीकरण के लिहाज से अरुण साव साहू समाज से आते हैं और छत्तीसगढ़ के सियासत में इस समाज की एक अलग भूमिका है। इस समाज ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को कई बड़े बड़े नेता भी दिए हैं। क्षेत्रीय असंतुलन के नज़रिए से देखा जाए तो अरुण साव का नाता उत्तर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर इलाके से है। समय समय पर यह बात भी सामने आती है कि सत्ता के मामले में अब तक उत्तर छत्तीसगढ़ को बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। ऐसे में अगर अरुण साव जैसे किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो आगामी लोकसभा चुनाव और इसके बाद स्थानीय निकाय चुनाव के लिहाज से वे काफ़ी असरदार साबित भी हो सकते हैं। यदि भाजपा सत्ता में आई तो दूसरा बड़ा नाम वह महिला कोटे से लता उसेंडी का चर्चाओं में सुनाई दे रहा है। लता उसेंडी को भाजपा ने कोंडागांव विधानसभा सीट से 5वीं बार अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले 4 चुनाव में उन्होंने 2 बार जीत हासिल की और 2 बार कांग्रेस के ही मोहन मरकाम से वे हार चुकी हैं। लता उसेंडी का राजनीतिक पोर्टफोलियो पार्टी के हिसाब से फिट बैठता है। राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती है, भाजपा मंडल से अपनी राजनीति की शुरुआत की। उसके बाद वो पार्षद चुनाव लड़ी जब उनकी आयु लगभग 26 साल की थी।
जब वो पार्षद निर्वाचित हुई। फिर 29 साल की उम्र में 2003 में पहली बार विधायक बनी। 31 साल की उम्र में लता उसेंडी मंत्री बन गई। फिर इसके बाद अगले चुनाव में 2008 में चुनाव हार गई और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, नागरिक आपूर्ति निगम की अध्यक्ष भी रही। पार्टी ने हमेशा उन्हें वेटेज दिया है। लता उसेंडी इसलिए भी का नाम भी इसलिए खास हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि सत्ता की चाबी बस्तर से आती है। इस क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव और इसके बाद आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा की सीटों में यदि परिसीमन भी हुए तो इस क्षेत्र का महत्व अपने आप बढ़ जाएगा। ऐसे में बस्तर पार्टी के लिए अहम हो जाता है। यदि इस क्षेत्र का कोई मुख्यमंत्री बनता है तो यहाँ विकास की अपार संभावनाएं बनेंगी। देश और प्रदेश में बस्तर की अलग पहचान बनेगी जो अभी नक्सल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। शायद इसीलिए बीजेपी ने जनजातीय समुदाय से आने वाली बस्तर की माटी लता उसेंडी को कुछ समय पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया था। बस्तर क्षेत्र के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने वैसे भी बहुत खराब प्रदर्शन किया था। क्षेत्र में भाजपा का कोई विधायक नहीं था 2018 के चुनाव में। यही हाल 2019 के लोकसभा चुनाव में था। भाजपा का लक्ष्य यदि बस्तर में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए है तो आदिवासी महिला के रूप में लता उसेंडी दूसरी सीएम की मजबूत दावेदार बनती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा बड़ा नाम आता है महिला कोटे से चर्चाओं में है। छत्तीसगढ़ की 1 नंबर विधानसभा सीट भरतपुर सोनत से भाजपा प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ रही है केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का है। सरगुजा संभाग से आती हैं ये। 2013 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ये कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। 2018 का विधानसभा ये चुनाव हार गई थी, उसके बाद भी इन्हें लोकसभा के 2019 में पार्टी ने इन पर भरोसा करते हुए लोकसभा की टिकट दी। करीब 1.5 साल पहले इनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया। मौजूदा राजनीतिक जो चर्चाएं हैं उसमें किसान, आदिवासी, ओबीसी, महिला आरक्षण के मुद्दे बहुत प्रभावी हैं। उसका लाभ कहीं न कहीं रेणुका सिंह को भी मिल सकता है। एक और दूसरी बड़ी वजह है कि सरगुजा प्राकृतिक संसाधन और वनांचलों से भरपूर है। प्रदेश की विधानसभा में बहुमत के लिए सरगुजा की 14 सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं और सरगुजा झारखंड और उत्तर प्रदेश का अच्छा खासा यहाँ पर प्रभाव है। मध्य प्रदेश का भी प्रभाव है। संभाग की राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो 2018 में यहाँ एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि 2003 में यहाँ पर भाजपा को 9 सीट मिली थी और 2008 में भाजपा को 10 सीटें यहाँ पर मिली थी। 2013 में भी ऐसी स्थिति थी, यहाँ पर 7 सीटें पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। यहाँ से रामविचार नेताम, रामसेवक पैकरा जैसे बड़े आदिवासी नेता भी आते हैं। चर्चाओं के समीकरण के आधार पर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह अगर जीतती तो पार्टी का बहुमत आता है तो छत्तीसगढ़ की अगली संभावित भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री की दावेदार हो सकती है। यदि भाजपा जीतती है तो एक और नाम जो अच्छे खासे चर्चाओं में है, सुर्खियों में है, वो सबसे चर्चित नाम है पूर्व IAS रह चुके OP चौधरी का। 2018 में इन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति की शुरुआत की। भाजपा से खरसिया से चुनाव लड़े और उमेश पटेल से हार गए। इसके बाद बीते 5 साल ये पार्टी में सक्रिय रहे, हर मोर्चे पर खड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायगढ़ की चुनावी सभा में कहा था कि ये इनको जिताइए, जल्दी बड़े आदमी बनने जा रहे हैं। इससे कई मायने भी निकाले जा सकते हैं। यदि भाजपा बहुमत पाती है तो इस बार IAS को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। OP चौधरी की एक सबसे अच्छी खास बात यह कि इनकी अच्छी खासी युवाओं में फैन फॉलोइंग है, इसलिए उनके नाम की चर्चा मुख्यमंत्री बनने को लेकर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहुतों का मानना है कि इनकी उम्र अभी कम है। 5 साल पहले ही भाजपा में आए हैं, पार्टी में अभी काफ़ी जूनियर है, अभी राजनीतिक शुरुआत है। इनका लंबा राजनीतिक कैरियर अभी पड़ा हुआ है। राजनीति के दांव पेच के लिहाज से भाजपा के वरिष्ठ विधायक को छोड़कर यदि पार्टी OP चौधरी को मुख्यमंत्री बनाती है तो भविष्य में कहीं न कहीं आंतरिक असंतोष की स्थिति भी बन सकती है। चर्चाओं का समीकरण तो यह भी है कि यदि भाजपा सत्ता में आई और मुख्यमंत्री लता उसेंडी या रेणुका सिंह को बनाती है तो एक उप मुख्यमंत्री OBC वर्ग से भी बनाया जा सकता है। चर्चा में जनता के बीच मुख्यमंत्री का ये चेहरा तो है। चुनाव जीतते हैं तो पार्टी बहुमत हासिल करती है, तब OP चौधरी इन समीकरणों में मुख्यमंत्री के लिए फिट बैठते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो एक IAS अधिकारी भी रह चुके हैं।
वैसे देखा जाए तो भाजपा इस बार मोदी की गारंटी और पार्टी के विजन पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आचार संहिता लगने के बहुत पहले 21 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा करके सबको चौंका दिया। इसके बाद बहुत से पूर्व हारे हुए मंत्रियों को भी और विधायकों को भी टिकट दी, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। लोकसभा जैसे एकाएक बदलाव होंगे ऐसा कुछ अनुमान लगाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नए और पुरानों की संतुलित टीम बनाई गई। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। हार जीत का फैसला 3 दिसंबर को आना है। ऐसे में मतगणना की पूर्व की स्थिति में 4 नाम दिखाई दे रहे हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन रेस में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, सरोज पांडे, रामविचार नेताम, विजय बघेल, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल जैसे नाम भी लोगों के बीच में चर्चाओं में हैं। आम लोगों से निकली चर्चा पंचायत विचारों के आधार पर फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।